हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6। तो अब तक हम लेसन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा है लेसन नंबर 10। तो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी ये इनिशिएटिव में कौन कौन ज्वाइंट हो सकते हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड 6 के जो बच्चे हैं आप उनको शेयर कीजिए, उन लोगों तक के लिए फ़ायदा है। और सेकेंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए है, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ पढ़ाते वक्त कि कहाँ से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए, पिछले सालों में पूछे गए और कौन से सवाल बन सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पॉइंट आउट करवाता हूँ। तो देखिए, मैंने कहा था कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके काम का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी क्लास का हो, है कि नहीं। क्लास 6 का हो चाहे 7 का हो, किसी भी क्लास का हो, अगर वो आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग है तो आपको ज़रूर उसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो कैंडिडेट है उसको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा और सारे वीडियोस को, चूँकि लेसन नंबर ये 10 है और इसका एक लेसन और बाकी है, एक लेसन के साथ ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नए साम्राज्य और राज्य। मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई लेसन पढ़ो तो पिछला लेसन पहले जा कर के देख लो, क्योंकि जो किताब होता है वो लेसन जो सीरीज होती है उसमें हर एक लेसन का दूसरे लेसन से कुछ ना कुछ लिंक होता है। तो जब आप पहले वाला पढ़ेंगे तो दूसरा वाला और अच्छा समझ में आएगा, फिर तीसरा वाला। तो इसी तरीके से लिंक को टूटने ना दो और एक सीरीज के साथ पढ़ो। तो पहले एक शॉर्ट स्टोरी है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। तो अरविंद नाम का लड़का है, उसे भूमिका मिला कि नाटक के खेल में राजा की भूमिका अदा करने का मौका मिला। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रुपये कागज़ की लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। मतलब जो राजा का स्टाइल होता है वैसा वो कल्पना कर रहा है। ज़रा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। मतलब उसे बताया गया कि अगर राजा हो तो आपको नाटक करोगे तो आपको वीणा भी बैठ करके बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। तो एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? तो वह अरविंद सोचने लगा। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, एक ऐसे राजा की कहानी जो वीणा भी बजाता है और कविता के पाठ भी पढ़ता है। तो क्या बताती हैं प्रस्तियाँ क्या बताती है? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो दरअसल जिस राजा की बात हम कर रहे थे, जो वीणा भी बजाता है और कविता के पाठ भी पढ़ता है, तो वो राजा जिसका किरदार अरविंद निभाने जा रहा था, तो वो समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे, ठीक है। वो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो अशोक के स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। और जो अभिलेख हमें प्राप्त हुई अशोक के अभिलेख से समुद्रगुप्त के विषय में, तो वो जो लिखा गया था वो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। तो इनके काव्य के रूप में की गई थी। तो देखिए, मेंस में यहाँ से सवाल बनता है कि समुद्रगुप्त के शासन की क्या विशेषताएँ थी और आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, मतलब इस तरीके से कहा जा सकता है कि और भी कुछ करंट अफेयर के पोर्शन जोड़ करके देखिए होता क्या है कि कि देखिए, आप जो चीज़ें आप पास्ट में गुजरी है, जो चीज़ें हुई है और जो चीज़ें अभी चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी चल रही है उसका संबंध पास्ट से होता है, ठीक है। तो अगर पास्ट को अगर प्रेजेंट से लिंक करना आपको आ जाए तो आप बहुत बेटर आंसर लिख सकते हो और काफ़ी आप अनुभवी फील कर सकते हो अपने आप में। तो देखिए, ऐसे ही सवाल पूछता है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में तो मतलब ऐसा पूछ सकते, जैसे गांधी जी के बारे में पूछते थे कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या आज भी मान्य है, क्या आज भी सार्वभौमिक है। तो इस तरह से आपको गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझना होगा और उन्होंने क्या कहा, उस किस तरीके से आज भी उनका रेलिवेंट है जो कुछ भी उन्होंने कहा। तो यही बात होती है पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करके देखने का। तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में की गई थी, हरिसेन नाम के एक कवि ने की थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुआ समुद्रगुप्त का एक अभिलेख, जिसके विषय में समुद्रगुप्त के विषय में हमें कुछ वहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो ये अभिलेख एक खास तरह का है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब कोई एक ऐसा, मतलब किसी चीज़ पर लिखा हुआ कुछ शब्द उकेरा हुआ, ठीक है। तो यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है।
तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, मतलब राजा की प्रशंसा। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा, अध्याय 9 में आप जाके देखिए। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो गुप्त काल एक बहुत ही उज्ज्वल दौर कहा जाता है हमारे इतिहास का, तो इनका महत्व उस दौर में बढ़ गया। प्रशस्तियों का मतलब प्रशंसा, राजा की प्रशंसा, जो चीज़ें लोगों में आम करने के लिए लिखी जाती थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या थी, आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। तो कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो अब सवाल है, प्रशस्ति का मतलब ही प्रशंसा पात्र है कि प्रशंसा की गई। तो असल क्या है कि जब प्रशस्ति में होगा तो प्रशंसा भी होगा। तो राजा के बारे में कवि ने कुछ खास तरह से प्रशंसा की है, जैसे कि एक राजा एक योद्धा की तरह होता है, और योद्धा को जीतने वाला राजा, मतलब एक योद्धा ही जीतने वाला राजा है और विद्वान है, तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, कवि के शब्दों में तारीफ़ की है। यहाँ तक कि जो उसे ईश्वर का बराबर बताया गया है, मतलब कवियों ने राजा की तारीफ़ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि ईश्वर के बराबर बता दिया अपने प्रशस्तियों में। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, या वैसे एक वाक्य कान से दिया गया है। तो देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव से दाग बने होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में से यहाँ पर एक प्रशस्ति पढ़ रहे जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया हो या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा। तो क्या है यहाँ पर, यही है कि एक राजा की प्रशंसा की जा रही है कि जब वो ऐसे हालत में होता है कि कुल्हाड़ियाँ और कुठारों और लड़ाई युद्ध के रण क्षेत्र में, मैदानों में जब बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं और नुकीले तीरों से जब सैकड़ों जख्म होते हैं तो बड़ा अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। तो एक सवाल आपके लिए, ये प्रशस्ति को और इस प्रशंसा को देखकर आपको क्या लगता है कि राजा के बारे में क्या मतलब बताया जा रहा है और राजा किस तरह का युद्ध लड़ता था। अब वीणा बजाने वाला राजा क्या है। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को, अभी हमने प्रशस्तियों के बारे में बात किया जिसमें उसकी ख्याति होती थी, तो अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो राजा क्या होता था, शासक वर्ग अपना मुहर या फिर उनके अपनी चित्र वो सिक्कों पर भी दर्शाते थे। तो समुद्रगुप्त ने अपने को सिक्कों पर दर्शाया और वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो अगर तुम मानचित्र 7 देखो, आप पृष्ठ 105, तो गौर से देखो तो पाओगे एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखोगे। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में बैगनी और नीले रंग को कभी के भी मिलेंगे। ये आप तस्वीर में देख लो, ठीक है। तो यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन पर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र कार्यकाल के उनके 9 शासकों का है, जिसे समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर बात क्या है, तो यह मानचित्र में जो प्रशस्ति है, ये जानकारियाँ इस आधार पर है कि 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ, मतलब ये प्रशस्ति जो है 4 उस टाइम के राजाओं के खिलाफ समुद्रगुप्त की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने नीतियाँ क्या बनाई और किस तरीके से उनको क्या किया। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र में जो हरे रंग का जो क्षेत्र है, आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जो समुद्रगुप्त ने इन लोगों को हराकर इनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिण पंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से भी कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के आगे समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा ये था कि पड़ोसी देशों के आंतरिक गहरा बैंगनी से रंगा गया है और इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम के कई गण या संघ, मैंने आपको बताया था, गण एक व्यक्ति का, समुदाय का एक नाम है और संघ जिसमें कि वो मेंबर है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाए जाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है ब्रह्मा इलाका के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्रियों का विवाह इनसे किया। तो बताया गया है, मतलब हरिसेन की प्रशस्तियों में, कि उस दौर के जितने भी मतलब राजाएं थे उनके खिलाफ जो है उनकी क्या नीतियां थी समुद्रगुप्त का। तो ये 4 तरह की नीतियां थी। इनके 4 तरह के यहाँ पर वर्णन हमने अभी पढ़ा है। तो मानचित्र में प्रयाग में देखिए, इलाहाबाद पुराना नाम, इलाहाबाद जो है उनको प्रयाग पहले नाम था, फिर से उनको प्रयाग रख दिया गया। तो उज्जैन तथा पाटलिपुत्र और पटना ढूंढो, ये गुप्त
शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिण पंथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखता है? तो ये सवाल है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म के 58 साल पहले, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कैसे कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ में बताया जाता है कि विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब ऐसा उपाधि धारण करना क्या होता है? देखो, विक्रमादित्य की अगर उपाधि धारण करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा राजा जो कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? राजा चंद्रगुप्त के बारे में बात की जा रही है, गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त के बारे में। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और अपने को विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, मतलब कभी ना हारने वाला। अब वंशावलियों की बात करें, अधिकांश परिशिष्टियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती है कि कौन से शासक किस पूर्वज से आते थे। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, ठीक है, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज सिद्धिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो अब बात है कि राजा लोग उपाधि क्यों धारण करते थे, इससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में कठिन सख्त शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। उनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। अब हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में बात है। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी है। देखिए, राजा क्या होता था कि अपने विषय में कुछ छाप छोड़ता था, अपने कार्यों को, अपने रूपलेखाओं को लिखवाता था। तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखवाई राजा हर्षवर्धन ने। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर धानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व जितनी सफलता मिली थी, जितनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, देखो दक्कन जब भी बोले तो साउथ समझना, तब कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुरलेकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि हर्षवर्धन बंगाल नर्मदा तक हो गए तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे, यह बात है। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ मतलब वही प्रशंसा राजा की। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बनता गया और मंदिर भी बन गई। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मतलब पल्लव और चालुक्य के बीच में लड़ाई होती थी और एक दूसरे की ज़मीन को ये लोग हड़प लिया करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अक्सर दो पैरेलल पावरफुल जो होता है स्टेट, वो आपस में लड़ाई करते। तो पल्लव और चालुक्य दोनों एक समान पावरफुल था, जिसकी वजह से दोनों की अपनी टेरिटोरियल झगड़ा भी होता था और कई तरह के झगड़ा होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे बड़े चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपनी चाचा से यह राज्य मिला था और रवि कीर्ति के अनुसार, मतलब जो पुलकेशिन के बारे में लिखा है, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को
भी आगे बढ़ने शुरू का। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है, ठीक है। राजा हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। पुलकेशिन ने इसको राजा हर्षवर्धन को भी आगे बढ़ने शुरू का, मतलब उनका टेरिटरी बढ़ाने शुरू का। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब जो तारीफ थी हर्ष की। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य विजय अब अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य कौन तथा राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 में देखो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। राजा के पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि की सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, ऐसा क्यों है? प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति के रखने वाले लोगों के समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर तो प्रशासनिक इकाई गांव से शुरू होती है, लेकिन राजाओं ने आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति को रखने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए होंगे। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, मतलब कुछ पदों को कुछ ही विशेष व्यक्तियों को चुना जाने लगा, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कभी हरिसेन अपने पिता तथा महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो इस तरीके से पहले भी चलता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ महादंड नायक मतलब ये था, मतलब एक समझ लीजिए कि अभी का हाई कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। तो कभी कभी एक ही पदों पर दो व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को दो पदों पर या फिर कई पदों पर जो है कार्यभार दे दिया जाता था। जैसे हरिसेन का एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों के नेता, प्रथम कबीर अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा काश्यस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नदियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। हर समय के साथ साथ इसमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोच कर बताओ कि आपको पद आनुवंशिक कर देने में क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब राजाओं का राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इकाई तो गांव से ही शुरू थी कि राजपाट कैसे किस अनुकूलता से चला जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ पद इसमें कुछ विशेष तौर पर ऐसे हो गए कि जो आनुवंशिक हो गया, और जिसके वजह से फिर राज्य में काफ़ी सारी कुरीतियाँ आगे चलकर देखने को मिली। तो नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुरानी राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित मतलब क्या कि जो कि संगठित अभी नहीं है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उन्हें कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जिनके पास ज़मीन होता था, ऐसे व्यक्ति को सामंत कहा जाता था। जहाँ गए भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, क्योंकि राजा से ज़मीन गिफ्ट पा कर ये इतना ज़्यादा ज़मीन इकट्ठा कर लेता था कि अब उस ज़मीन पर अपना हुकूमत करने की कोशिश करने लगता था। मतलब ये गलती भी राजा की ही थी कि जो उनको कुछ ना दे करके उनको ज़मीन ही दे दिया करता था, जिसका परिणाम आगे देखने को मिला। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। मतलब योजनाबद्ध तरीके से देखिए चीज़ें चल रही है, जबकि आज इतना बेहतरीन योजना नहीं है। जिन इलाकों को भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगर व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस ज़माने में आम लोग क्या थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है कि जनजीवन कैसा था, लोग किस तरीके से रहते थे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि लिखा गया है कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम, ये पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक युवती की प्रेम कहानी है और इस नाटक में अंगरी मछुआरे के साथ
राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को अंगूठी मिली, ये भी एक कहानी है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर वह दुर्घटनावश उसकी एक मछली निकल गई, मतलब कोई मछली निकल गया उस दुर्घटनावश उस अंगूठी को जो राजा ने शकुंतला को दिया। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए जो है उनके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और कुछ पुलिस में खबर करता है तो क्या उनके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो चीनी तीर्थयात्री फासियान ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंची शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। मतलब फासियान ने उन लोगों को, उन समाज के उन तबकों को पर भी ध्यान दिया जो काफ़ी हाशिए पर थे, जिनको पर लोग कोई ध्यान नहीं देता था। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहने की ज़रूरत थी कि मैं आ रहा हूँ, पहले इसको इतला देने की ज़रूरत थी। मतलब दलितों की बात हो रही है। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बानभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो देखिए, राजा की सेना के बारे में बताया गया। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान से लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाला आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों पर लद कर ले जाया जाता था। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते पड़ने पर उन्हें गाँव को उनका सत्कार करना पड़ता था। विदेही गुड़ तथा फूलों का उपहार लेते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपना शिकायत का कोई अनुरोध करके उनके सामने रख सके। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती है। अक्सर गाँव की झोपड़ियाँ तथा हाथी कुचल डालते हैं और व्यापारियों को काफिला जूते बैल आज बहुत जमाई आ रहा है। जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाए जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ कि क्या क्या चीज़ें सेना के साथ उस दौर में राजा के साथ चलती थी। अवनियंत्र मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोपों के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों को बेदुइन, मतलब जो कबायली लोग हैं जो गाँव में रहते हैं अरब में, उनको बेदुइन कहा जाता है। वे घुमक्कड़ कबीले होते हैं। मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते हैं क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि भूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। मतलब कोई नया धर्म नहीं, वही सनातन धर्म जिसका बिगड़ा हुआ, मतलब पहले बिगड़ा हुआ नहीं, मतलब धर्म लैंग्वेज चेंज करके आप कह सकते हो इस्लाम। नहीं तो अगर आप सनातन का मतलब अगर आप पता करोगे और फिर इस्लाम का मतलब पता करोगे तो पता चलेगा कि दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो फिर धर्म भी तो एक ही हुआ ना। धर्म कई नहीं हो सकते, धर्म केवल एक है। भले इंसान ढेर सारा बना करके रखे वो इंसान उसमें उसका फ़ायदा, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो यहाँ पर बात है 1400 साल पहले। तो इस्लाम के बाद तो कुरान का एक पंक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह के इन सब के लिए हमेशा के लिए क्षमा है, पुरस्कार है। यहाँ पर सब की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष की बात नहीं की जा रही है। कुरान का जो कोट यहाँ पर है। तो अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में भी फैल गया, मतलब अरब मुसलमान अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध यानी कि आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। 1300 साल पहले। मानचित्र 6 देखो, उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही उपमहाद्वीप में आए होंगे। कल्पना करो, यहाँ पर एक सवाल है, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गाँव आने वाली है, तुम्हारे माता पिता इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, वर्णन करो कल्पना करके। यहाँ पर कुछ शब्द है, इस शब्द को पढ़ो, इस सवाल का जवाब लिखो, और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो थैंक यू।